हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था जो अपने फॉरेस्ट है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी फॉरेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, कौन कौन से बेसिस पे अपन ने उसका क्लासिफिकेशन किया था। इसके अलावा अपन ने उससे पहली जो क्लास हुई थी अपनी फॉरेस्ट्री की, उसमें देख लिया था कि जो फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। इसके अलावा जो जनरल चीज़ें अपन काम में लेते हैं, जनरल टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन रीजनरेशन की बात करेंगे। प्लांट का रीजनरेशन होता है, या जो अपन वन लगाते हैं, जंगल लगाते हैं, उनका जो रीजनरेशन अपन करते हैं, पुनः स्थापन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इनके बारे में अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दो प्रकार के जनरली मेथड होते हैं, एक तो नेचुरली प्लांट ग्रो करते हैं, एक अपन आर्टिफिशियली रूप से सीड प्रयोग करके या प्लांटेशन अपन करते हैं। जैसे अपन सीड भी काम में ले सकते हैं, इसके अलावा नर्सरी मेथड है वो भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं। तो ये मेथड्स क्या क्या होते हैं, इनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल रीजनरेशन और एक होता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। दो प्रकार से अपन रीजनरेशन करते हैं। तो आज की क्लास में केवल अपन नेचुरल रीजनरेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रीजनरेशन देखेंगे पहले। नेचुरल रीजनरेशन देखने से पहले अपन देखेंगे कि जो रीजनरेशन है वो क्या होता है, किसे अपन रीजनरेशन कहेंगे। रीजनरेशन को हिंदी के अंदर कहा जाता है पुनर्उत्पादन। पुनर्उत्पादन या पुनर्स्थापन भी आप इसको कह सकते हो। री एस्टाब्लिशमेंट होता है वैसे तो वो। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः उत्पादन। दोबारा से अपन क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, किसका, फॉरेस्ट का। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ ए फॉरेस्ट क्रॉप बाय नेचुरली और आर्टिफिशियली मीन्स। रीजनरेशन का मतलब होता है वनों का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से पुनः स्थापन करना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। रिन्यूअल का मतलब है पुनः स्थापन, क्या करना है, पुनः स्थापन। किसका पुनः स्थापन करना है, वनों का या जंगलों का। वनों का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से पुनः स्थापन करना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं कि जो रीजनरेशन है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, यानी पुनः स्थापन है वो कितने प्रकार का होता है। तो जनरली ये दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल, नेचुरल रीजनरेशन, या आप कह सकते हो प्राकृतिक, नेचुरल या प्राकृतिक। दूसरा है आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। और थर्ड इस यहाँ पे दे रखा है नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल रीजनरेशन होता है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है वो क्यों प्रॉफिटेबल है, आजकल ज़्यादा काम में क्यों लिया जाता है, तो इसके बारे में भी अपन लास्ट में देखेंगे। तो मेनली दो टाइप होते हैं, पहला है नेचुरल रीजनरेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। प्राकृतिक मतलब नेचुरली प्लांट ग्रो करेंगे, जबकि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम में अपन है वो प्लांट को ग्रो करवाएंगे। अपन सीडलिंग के थ्रू या नर्सरी के थ्रू प्लांट है वो ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नेचुरल रीजनरेशन के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, पहले भी प्लांट्स है उसके बाद में भी प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो ये नेचुरल रीजनरेशन होता है। फिर बात करते हैं व्हाट इज नेचुरल रीजनरेशन, यानी जो नेचुरल रीजनरेशन है प्राकृतिक जो है वो होता क्या है। हिंदी में कहते हैं नेचुरल को प्राकृतिक। प्राकृतिक रीजनरेशन मतलब पुनर्स्थापन या पुनर्स्थापन या पुनर्उत्पादन। प्राकृतिक पुनर्उत्पादन है वो क्या होता है। तो नेचुरल रीजनरेशन रेफर्स टू द नेचुरल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिप्लेस और री एस्टाब्लिश देमसेल्व। यानी जो नेचुरल रीजनरेशन है वो ये होता है कि जिसमें जो पौधे हैं वो अपने आप नेचुरली प्रोसेस से दोबारा से ग्रो करते हैं, वो दोबारा री एस्टाब्लिशमेंट होते हैं, दोबारा ग्रो करते हैं। और अपने आप, देमसेल्व का मतलब है खुद से अपने आप वो है ग्रो करते हैं। इस मेथड के अंदर अपन है वो ना तो सीड ट्रांसफर करते हैं, ना अपन कोई योगदान देते हैं। नेचुरली जो प्लांट्स थे, पहले प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके जो सीड है वो चारों ओर फैल गए और फैलने के बाद में अपने आप है वो प्लांट ग्रो हो गया।
सीड से भी हो सकता है, या सीड जो अपने क्रॉप है या जो अपना प्लांट है उसका कोई पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, तो उससे भी प्लांट है वो नया बन सकता है। तो इस मेथड को कहा जाता है नेचुरल रीजनरेशन। यानी पौधे हैं वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक प्रोसेस से नए पौधे का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, नेचुरल रीजनरेशन कहलाता है। तो देखते हैं कि जो नेचुरल रीजनरेशन है वो किस किस टाइप से हो सकता है। तो पहला है इसमें फ्रॉम सीड, फ्रॉम सीड हो सकता है। इसके अलावा सेकंड है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, यानी ये सीड से हो सकता है, बीज से हो सकता है। इसके अलावा जो भी वानस्पतिक भाग है, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, उससे भी ये हो सकता है। कोई जैसे कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका तना है या स्टेम है, उससे नया प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट भी हो सकता है, इसके अलावा सीड हो सकता है। तो दोनों से क्या हो सकता है, प्लांट का वापस पुनर्जन्म हो सकता है, री एस्टैब्लिशमेंट वो हो सकता है इन दोनों मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड डिपेंड्स अपॉन। जो नेचुरल रीजनरेशन होता है सीड के थ्रू, बीज से जो नेचुरल रीजनरेशन होता है, बीज से प्राकृतिक जो जनरेशन होता है, उसके क्या क्या अपने को कौन कौन से फैक्टर है उन पे वो डिपेंड करता है, कौन से ऐसे कारक हैं जिन पे नेचुरल रीजनरेशन है सीड के थ्रू डेवलप करते हैं अपन, वो डिपेंड करता है। तो पहला है सीड प्रोडक्शन, यानी जो प्लांट है वो अधिक सीड प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। प्लांट ऐसा नहीं है कि जिसपे सीड ही बहुत कम बनते हैं। तो अगर अपन को सीड के थ्रू रीजनरेशन करवाना है तो प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा मात्रा में सीड है वो प्रोडक्शन हो। सीड डिस्पर्सल, यानी बीज का है वो क्या करना है, अपने को बीज को फैलाना है, बीज को स्प्रेड करना है, बीज की उत्पत्ति, इसके अलावा बीज का फैलना। सीड स्प्रेड का मतलब है बीज फैलना। पहला है सीड प्रोडक्शन यानी बीज उत्पत्ति, बीज की उत्पत्ति होगी। जब बीज की उत्पत्ति होगी, ज़्यादा अमाउंट में बीज बनेगा, तभी अपन क्या करेंगे, फिर बाद में बीज को फैलाएंगे। किसी भी मेथड से सीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर फैलना चाहिए। फिर है जर्मिनेशन क्षमता, जो सीड अपन ने लिया है उसकी जर्मिनेशन क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए, या अंकुरण क्षमता इसको आप कह सकते हो। बीज का अंकुरण है वो भी होना चाहिए। इसके बाद में क्या होगा, री एस्टैब्लिशमेंट होगा, यानी पुनः स्थापन होगा, पुनः स्थापन। तो ये चारों प्रोसेस है जो अपन नेचुरली अगर ग्रो करते हैं, नेचुरली रीजनरेशन करते हैं सीड के थ्रू, तो ये चारों फैक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, सीड प्रोडक्शन, सीड डिस्पर्सल, जर्मिनेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीड प्रोडक्शन। जो अपन ने पहला फैक्टर देखा नेचुरल रीजनरेशन में, सीड के थ्रू अगर रीजनरेशन करते हैं तो पहला फैक्टर है सीड प्रोडक्शन। तो नेचुरली रीजनरेशन फ्रॉम सीड इज द प्रोडक्शन ऑफ adequate quantities of fertile seed by the tree of them area। यानी अगर इस मेथड से, सीड वाले मेथड से अपन रीजनरेशन करते हैं, पुनः स्थापन करते हैं, तो प्लांट है वो ज़्यादा संख्या में सीड प्रोड्यूस करनी चाहिए। उस एरिया की जो प्लांट है वो ज़्यादा संख्या में सीड प्रोड्यूस करनी चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी अपने को चाहिए। इसके अलावा जो सीड है वो कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन, वो जो सीड का प्रोडक्शन अगर अपन करते हैं इस मेथड में, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये डिपेंड करता है एज ऑफ ट्री, जो प्लांट है उसकी एज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने सीड प्रोड्यूस करेगा। अगर कम एज का है तो कम करेगा, मीडियम एज का है तो वो अच्छे सीड प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा साइज ऑफ क्राउन, क्राउन का मतलब है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, पत्तियों वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसको बोलते हैं क्राउन। ये अपन ने ऑलरेडी देख रखा है कि क्राउन है वो क्या होता है। तो उसकी साइज पे भी सीड प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है, और ये आपको भी पता है। थर्ड है क्लाइमेट, और वातावरण है उस पर भी सीड प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है। वातावरण किस प्रकार का है, ये तीनों चीजें हैं वो सीड प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। यानी क्या क्या कह सकते हो आप, एक तो पौधे की उम्र, पौधे की उम्र, इसके अलावा साइज ऑफ क्राउन, क्राउन का आकार, और क्राउन क्या होता है आपको पता है, क्राउन का आकार। इसके अलावा क्लाइमेट, वातावरण, ये तीनों चीजें हैं वो सीड प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। सीड प्रोडक्शन है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, यानी बीज को क्या करना है, अब फैलाना है। सीड प्रोडक्शन अपन ने कर लिया, बीज को फैलाना है।
डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाना, बीज फैलाना। The seed produced by the tree is dispersed by many agencies. बहुत सारे ऐसे काइंड्स हैं जिनके थ्रू जो सीड प्रोडक्शन हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। जैसे बाई विंड, हवा से सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बाई वाटर, पानी से सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बाई बर्ड्स, पक्षियों से सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और एनिमल्स, पशुओं से सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये सारे मेथड्स है जिसके थ्रू सीड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है नेचुरल रीजनरेशन का तो सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीड जर्मिनेशन की। 4 फैक्टर थे। पहला था सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन के बाद में सीड डिस्पर्सल और फिर है सीड जर्मिनेशन यानी बीज का अंकुरण, बीज अंकुरण। आफ्टर डिस्पर्सल ए लॉट ऑफ सीड इज डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट। सीड डिस्पर्सल अपन ने कर दिया यानी बीज को अपन ने फैला दिया चारों तरफ, यानी सीड है वो या तो हवा से पहुंच गया दूसरी जगह, या अपने वाटर से पहुंच गया, एनिमल से पहुंच गया, बर्ड से पहुंच गया, एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच गया। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे सीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंसेक्ट के द्वारा। जो कीट होते हैं, इंसेक्ट यानी कीट, तो कीट है उनके द्वारा बहुत सारे सीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बर्ड्स के द्वारा एंड रोडेंट्स दे डिपोजिटेड इन सॉइल, और जो सॉइल के अंदर अपन डिपॉजिट करते हैं तो उनमें से बहुत से सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनको चूहे ले जाते हैं, बर्ड्स है वो ले जाते हैं, इंसेक्ट है उनको अफेक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बात करते हैं कि जो सीड जर्मिनेशन है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें पहला है इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। 2 प्रकार के फैक्टर हैं वो सीड के जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहले देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं। इंटरनल मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो सीड से संबंधित है, सीड के अंदर वाले जो फैक्टर है, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर बोल सकते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में देखते हैं परमेबिलिटी ऑफ वाटर। परमेबिलिटी से मतलब है कि बीज के अंदर वाटर है वो जा पाता है या नहीं, तो ये भी एक फैक्टर होता है। बीज है उसके अंदर पारगम्यता कैसी है, परमेबिलिटी से मतलब है पारगम्यता, पारगम्यता यानी पानी उसके अंदर जा पाता है या नहीं पाता है। अगर पानी अंदर नहीं जा पाता तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जो आउटर कवर है वो हार्ड होता है और सीड को जर्मिनेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन है वो भी, उसकी भी परमेबिलिटी होनी चाहिए, पारगम्यता होनी चाहिए, ऑक्सीजन है वो सप्लाई होनी चाहिए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का बनना, भ्रूण है वो परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, तभी वो सीड है वो ग्रो करेगा। वेबिलिटी, वेबिलिटी से मतलब है कि जो बीज है वो उपजाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीड डोरमेंट है वो उपजाऊ नहीं है, तो अपन ने सोविंग भी उसकी कर दी तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। साइज ऑफ सीड, बीज का आकार है वो अच्छा होना चाहिए, मीडियम या लार्ज साइज का सीड होना चाहिए। जो ऐसे नहीं, स्मॉल साइज के जो सीड होते हैं उनमें जर्मिनेशन कम होता है। जर्मिनेशन कैपेसिटी और उसके अंकुरण की क्षमता, ये सारी चीज़ें हैं वो इंटरनल फैक्टर्स में आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड अपन बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं, जिनके कारण सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। पहला है मॉइस्चर यानी नमी, और आपको पता है कि नमी के बिना, वाटर के बिना सीड जर्मिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। जर्मिनेशन के लिए उनको नमी की आवश्यकता होगी, हवा की आवश्यकता होगी। टेम्परेचर, कुछ फसलें ऐसी होती है जो, या कुछ जो प्लांट्स ऐसे होते हैं कि लो टेम्परेचर में भी उनकी सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, और हाई टेम्परेचर में भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उनके लिए होना चाहिए, ऑप्टिमम तापमान उनके लिए होना चाहिए। टेम्परेचर मतलब तापमान। लाइट, उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश के बिना भी जो सीड है वो ग्रो नहीं करते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाता है। और सीड बेड है वो अच्छी होनी चाहिए, बिना सीड बेड प्रिपरेशन के लिए अपन कई बार सोविंग कर देते हैं तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। लास्ट है सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट, यानी अब क्या होगा, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट यानी अपन ने सीड डाल दिया सॉइल के अंदर, सीड है वो किसी भी प्रकार से सॉइल के अंदर चला गया है, नेचुरली प्रोसेस होगी, ये अपने को नहीं करनी है।
बर्ड्स लेके जाएंगे, बर्ड्स नेचुरल है। इसके अलावा एनिमल्स एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, हवा से या पानी से जो सीड है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, वहाँ पे वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन होने के बाद में उसकी स्थापना होगी, एस्टाब्लिशमेंट होगा। एस्टाब्लिशमेंट इज डिफाइन एज द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू क्रॉप्स। एस्टाब्लिशमेंट से मतलब है नई फसल के उत्पादन से या उसके विकास से, यानी वो डेवलप वहाँ हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर डेवलप हो पाती है तो उसी को क्या कहते हैं अपन, एस्टाब्लिशमेंट कहते हैं। स्टेज व्हेन यंग रीजनरेशन इज कंसिडर्ड सेफ फ्रॉम नॉर्मल एडवर्स इन्फ्लुएंस सच एज फ्रॉस्ट, ड्रॉट एंड वीड्स। और जो न्यू प्लांट्स जो लगते हैं उनको अपने को किससे बचाना है, पाले से बचाना है, ड्रॉट सूखे से बचाना है, और वीड्स खरपतवारों से बचाना है। अगर इनसे बचा लेंगे या इनसे जो कंपटीशन रहता है, तो अगर कंपटीशन रहेगा तो वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, साइज में छोटे रह जाएंगे। अगर उनमें बीमारियां आ गई, उनमें कोई वीड लग गया वहाँ पे, तो वो उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये सारे फैक्टर हैं वो सीड के एस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एस्टाब्लिशमेंट। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीड के एस्टाब्लिशमेंट को, पुनः स्थापन को रोकते हैं, स्थापना को उसको रोकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, यानी जड़ें हैं वो, जड़ें डेवलप हो पाती है या नहीं हो पाती। अगर लो उसकी रूट्स रहेगी तो डेवलपमेंट है वो आसानी से नहीं होगा। सोइल कंडीशन, सोइल कैसी है वहाँ की, अगर सैलाइन सोइल है, सैलाइन सोइल है तो उसमें प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लाइट, लाइट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कैसी है। क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी वातावरण के जो फैक्टर हैं वो वहाँ कैसे हैं। कंपिटिटिंग वीड ग्रोथ, और वीड कितने हैं वहाँ पे। अगर वीड की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जर्मिनेशन है वो कम होगा, एस्टेब्लिशमेंट है वो कम होगा। ग्रेजिंग, ब्राउजिंग एंड बर्निंग। ग्रेजिंग, ब्राउजिंग से मतलब है जो अपन एनिमल्स को चढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उनके द्वारा भी कई बार क्या होता है, प्लांट जर्मिनेट होता है और उनके द्वारा उनको खा लिया जाता है। बर्निंग मतलब जलना, यानी कई बार जला देते हैं अपन, कचरा जला देते हैं, उसके साथ में प्लांट से वो जल जाता है। तो इसके अलावा ड्रिप है। तो ये सारे फैक्टर्स है ये जो एस्टाब्लिशमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जो रीजनरेशन है वो दो प्रकार से हुआ था, अपन ने देखा था। एक तो सीड से हो गया, दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट से, यानी पौधे के किसी भी भाग से हो सकता है। पहला अपन ने देख लिया सीड के थ्रू, दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यानी इसमें क्या करते हैं, प्लांट की कोई भी बॉडी पार्ट ले लेते हैं, कोई भी पार्ट लेते हैं जिससे नए पौधे का विकास हो जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज बाई कोपिसी और रूट सकर्स फ्रॉम रूट। कोपिसी बार बार वर्ड आ रहा है, आपके डेफिनेशन इसमें से डेफिनेटली पूछी जाएगी कि कोपिसी है वो क्या होता है। अपन ने कहा था कोपिसी के बारे में कि एक प्लांट है, उसको अपन ग्राउंड के पास से काट देते हैं, 30 से 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर ग्राउंड से अपन उसको काट देते हैं। जैसे ये यहाँ से आप मान लो 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, वहां से अपन ने इसको कट कर दिया और यहाँ से कट कर देंगे इसको, तो इस पे बहुत सारे जो वेजिटेटिव पार्ट है वो ग्रो कर जाएंगे और उन्हीं से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्राउंड के बिल्कुल पास से अपन ने काट दिया, इसी को क्या कहते हैं, कोपिसी कहते हैं। तो इस मेथड के थ्रू है वो नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा है रूट सकर। जैसे प्लांट की जो रूट होती है, मान लो ये प्लांट है और अंदर ये उसकी बहुत सारी रूट्स है, तो कई बार आपने देखा होगा रूट से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ से एक नए प्लांट का सूट निकला और नए प्लांट में वो कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे नए प्लांट है वो डेवलप हो जाते हैं। तो सकर से भी नए प्लांट बन सकते हैं, इसके अलावा कोपिसी मेथड से वो नए प्लांट बन सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा पोलार्डिंग। अपन ने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था इसके बारे में, पोलार्डिंग क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो अपना प्लांट होता है, मान लो अपना जो प्लांट है, ये अपना प्लांट है, तो इसको अपन ग्राउंड लेवल के पास से कट नहीं करते हैं। ग्राउंड लेवल के पास से अगर इसको कट कर देते हैं उसके स्टेम को, तो उसको तो कहा जाता है कोपिसी। अगर उसको अपन ऊपर से यानी 1.5 से 2 फीट ऊपर से उसको, जहाँ से अपने जो पशु है वो ना पहुंच पाए, इतनी जगह से ऊंचाई से अपन उसको काट देते हैं, जो चढ़ने वाले पशु हैं वो
ग्रेजिंग करने वाले एनिमल है वो ना पहुंच पाए, उस ऊंचाई से अपन उसको काट देते हैं और वहां से नए शूट्स का, नए तनों का डेवलपमेंट हो जाता है, नए वेजिटेटिव पार्ट वहां पे डेवलप हो जाते हैं और जिनसे नए पौधे का विकास हो जाता है, उसी को कहा जाता है पोलार्डिंग। तो इस मेथड के थ्रू भी अपन जो फॉरेस्ट है उनका रीजनरेशन कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द नेचुरल रीजनरेशन बाय कोपीसी, जो कोपीसी अपन ने देखा उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो इसमें प्लांट की स्पीसीज है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कोपीसी से नए प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ये भी एक फैक्टर है। एज ऑफ ट्री, अगर जो प्लांट है वो ज़्यादा एज का होगा तो उससे नेचुरल अपने जो कोपीसी है उसके थ्रू नए पौधे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सीजन ऑफ कोपीसी, अगर अपन ने हाई टेम्परेचर के अंदर कोपीसी कर दिया तो भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। हाइट ऑफ स्टम्प एंड मेथड ऑफ कटिंग, किस मेथड से अपन काट रहे हैं, रोटेशन, अपन कब उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो कोपीसी को इफेक्ट करती है, जिससे प्लांट है वो डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है द कंट्रोलिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उस पहला है सीड सप्लाई, सोइल कंडीशन, कंपटीशन, रिडक्शन ऑफ यंग प्लांट्स एंड नेचुरल हैजार्ड्स एंड उनका कंट्रोल। सीड सप्लाई से मतलब है ज़्यादा अमाउंट में अगर अपन सीड सप्लाई करेंगे तो अपने पास में ज़्यादा अमाउंट में प्लांट होंगे। सॉइल की कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, सॉइल अगर अच्छी होगी तो जर्मिनेशन परसेंट अच्छा रहेगा। इसके अलावा कंपटीशन, वीड का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, वीड की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जर्मिनेशन परसेंट कम हो जाता है। प्रीडेशन ऑफ यंग प्लांट्स, और जो यंग प्लांट्स है उनकी अपने को अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। नेचुरल हैजार्ड्स एंड कंट्रोल, जो नेचुरल हैजार्ड्स है जैसे ज़्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, इसके अलावा जैसे ओलावृष्टि हो गई, तो इनसे अपने को प्लांट्स को बचाना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल रीजनरेशन में इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन के एडवांटेज क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ लोकली एडेप्टेड पॉपुलेशंस, तो लोकली एडेप्टेड पॉपुलेशन है यानी वहाँ के इन्वायरमेंट में जो प्लांट पहले ऑलरेडी थे तो उनका प्रिजर्वेशन रहेगा, यानी वही प्लांट है वो वहाँ पे बार बार अपन ग्रो कर सकते हैं, उनको अपन बचा के रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसके जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा गुड एडेप्टेशन टू माइक्रोसाइट्स, और वहाँ की जो साइट्स है यानी जहाँ पे जो अपन प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो ये इसका एक फ़ायदा है, यानी वो वहाँ पे आसानी से लग सकते हैं। मोस्टली लो कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट है वो बिल्कुल अपने कम आने वाली है, लागत इसमें बिल्कुल कम आती है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियली अपन करते हैं, कृत्रिम रूप से करते हैं तो उसमें अपनी लागत ज़्यादा आती है। लो इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क, अब इन्वेस्टमेंट यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ही कम होता है, रिस्क इसमें बहुत कम होती है। देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इससे अपने को क्या क्या हानियां हो सकती है। इनएबिलिटी टू चेंजिंग जेनेटिक स्टॉक, इसके अलावा इरेगुलर रीजनरेशन डेंसिटी एंड ट्री स्पीसीज कंपोजिशन, यानी इनएबिलिटी टू चेंज जेनेटिक स्टॉक, जो स्टॉक अपन शुरू से काम में ले रहे हैं वही स्टॉक चलता रहेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही स्टॉक चलता रहेगा, नया स्टॉक अपन इसमें काम में नहीं ले रहे, क्योंकि अगर अपन कृत्रिम रूप से करते तो उसमें नए प्लांट के नए करेक्टर वाले प्लांट अपन ले सकते थे, लेकिन ये तो नेचुरली हो रहा है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है इरेगुलर रीजनरेशन डेंसिटी, जो रीजनरेशन होगी वो इरेगुलर होगी, कुछ प्लांट है वो ज़्यादा एज के होंगे, कुछ प्लांट है वो कम एज के होंगे, तो इसमें प्लांट है वो इक्वल एज के नहीं होते हैं। एंड ट्री स्पीसीज कंपोजिशन, तो कंपोजिशन से मतलब भी वही है कि प्लांट है वो अलग अलग एज के होते हैं, उनका कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो ये अपन ने देख लिया कि रीजनरेशन है वो क्या होता है। इसके अलावा अपन ने देखा नेचुरल रीजनरेशन है वो क्या होता है। नेचुरल रीजनरेशन अपन ने दो मेथड इसके पढ़े, बाय सीड, इसके अलावा अपन ने पढ़ा कोपीसी से, या जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे। दो प्रकार से अपन रीजनरेशन कर सकते हैं फॉरेस्ट का, नेचुरल मेथड से, उनको कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन देख ली। नेचुरल रीजनरेशन के क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में देखेंगे, तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ना है आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।